कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विकिपीडिया से आभार सहित मैं ये कोट कर रहा हूँ। इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ आइडियाज़, एटीट्यूड्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एलिबरेटिंग द प्रिंसिपल दैट द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट derives from and is limited by a body of fundamental law। विकिपीडिया में होता है जैसे फंडामेंटल लॉ, अगर ये जो है वो लिखा है ब्लू कलर में, तो इसको टच करेंगे तो खट से जो है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ खुल गया, फंडामेंटल लॉ खुल गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है संविधानवाद, वो एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बंधा हुआ वाद है, यानी एक ऐसा वाद, एक ऐसा सिद्धांत, डॉक्ट्रिन जो कि ये बताता है कि हमें संविधान के अनुसार चलना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ विच डिफाइंस द रोल, पावर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट एंटिटीज विद इन ए स्टेट, नेमली द एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, as well as the basic rights of citizens in federal countries such as United States and Canada, the relationship between the central government and state, provincial or territorial governments. Not all nation states have confided. Actually हमने क्यों विकिपीडिया लिया कि हम तुम्हें पढ़ने का तरीका भी बताते चलें। Not all nation states have codified constitutions. सभी जो नेशन स्टेट्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को कोडिफाई नहीं किया। अब नेशन स्टेट क्या होता है टच किया। नेशन स्टेट इज ए पॉलिटिकल यूनिट वेयर द स्टेट एंड नेशन आर कॉन्ग्रुएंट, एक साथ चलने वाले, स्टेट एंड नेशन। इट इज ए मोर प्रिसाइज कंसेप्ट ऑफ कंट्री सिंस अ कंट्री डज नॉट नीड टू हैव ए प्रीडोमिनेंट एथनिक ग्रुप। अब बहुत से लोगों की इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो बेटा थोड़ा सा फिर IAS एस्पिरेंट अभी है नहीं, अगर कुछ भी नहीं पता है, स्टेट नहीं पता, नेशन नहीं पता, वैसे तो ये कि स्टेट को टच करो तो स्टेट आ गया। स्टेट इज ए पॉलिटी अंडर ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विद ए मोनोपोली ऑन फोर्स। चलो अब तुम्हें इसमें ना उलझा के सीधे सीधे तुम्हें समझा देते हैं, राइट, समझा देते हैं। तो समझाने की बात के लिए फिर थोड़ा पॉज करते हैं, अपनी सी पे आ जाते हैं। तो अपनी सी पे आ गए, विकिपीडिया गायब कर दिया। मुख्य बात यह है कि राष्ट्र राज्य एक परिकल्पना है, संविधानवाद उससे जुड़ा हुआ है। राष्ट्र एक एकता की अवधारणा है, किसी एक या दो आधारों पर। एक आधार जैसे कि एकता, एकता तो लक्ष्य है। एक आधार जैसे कि एथनिसिटी, ये भी हो सकता है आधार। एथनिसिटी का मतलब होता है सामाजिक जन्म, यानी कि धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा। एथनिक ग्रुप कोई है, अगर निर्जातीय समूह, उस आधार पर एकता की अगर अवधारणा है तो इसको हम मान सकते हैं कि वो एक राष्ट्र का आधार हो सकता है। इटली में राष्ट्रवाद, हिटलर का नाजीवाद भी एक तरह का राष्ट्रवाद था, उग्र राष्ट्रवाद। आजकल भारत में उग्र हिंदुत्व की बात की जा रही, तो एक तरह का राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्र इस तरह बनता है, लेकिन राष्ट्र के आधार पर जब एक पॉलिटी तैयार होती है, यानी कि राज्य तैयार होता है, यानी कि ये सीमाएं हैं इसके ये राष्ट्रपति होंगे, इसके ये प्रधानमंत्री होंगे, इसके ये संसद सदस्य होंगे, इसके ये राजभाषा होगी, इसका ये नियम कानून होगा, और इसके अतिरिक्त एक संविधान होगा या नहीं होगा, जो भी है। जैसे ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, छोटा संविधान होगा, बड़ा संविधान होगा। अमेरिका का बहुत छोटा संविधान है, भारत का बहुत बड़ा संविधान है। तो ये सब मिला के राष्ट्र राज्य बनता है। लेकिन राष्ट्र राज्य की अवधारणा, जो नई अवधारणा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो ये है कि इसमें एथनिक ग्रुप्स के आधार पर एकता की बात न की जाए, इसमें सभी को अनुमति हो, सभी रह सकें। ये आधुनिक राष्ट्र राज्य है, मॉडर्न नेशन स्टेट। तो इसके लिए अब कैसे ये नियम बनाया जाए कि चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी कोई भी हो, वो इक्वल राइट्स के साथ रह सके, यानी सबको राइट्स दिए जाएं, सबको ड्यूटीज़ बताई जाएं, और सबको जो है वो राइट एक्सप्रेशन का मिले, सबको राइट अपने धर्म को मानने का मिले। भारत के संविधान में सब है। तो ये सब चीज़ के लिए फिर एक संविधान होना चाहिए, और संविधान हम लोगों ने निर्मित किया हो, जिससे कि हम लोग मानने को बाध्य हों।
यानी कि अगर हम स्वयं बनाएंगे संविधान तो बाध्य होंगे। तो भारत का संविधान विश्व के समस्त संविधानों में अद्भुत है। सर्वश्रेष्ठ तो हम नहीं कहेंगे, हर किसी देश के लिए अपना संविधान सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन हम फिलहाल ये कहेंगे कि भारत का संविधान ऐसा संविधान है जिसमें जितने आइडियल एलिमेंट्स हैं सब हैं। और इसका श्रेय पूरी तरह जो है वो डॉक्टर अंबेडकर से पहले नेहरू रिपोर्ट को भी जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी जाता है, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे और जगहों से जहाँ से संविधान लिया है उनको जाता है, और बेनेगल नरसिम्हा राव को जाता है जिन्होंने संविधान निर्माण किया था, बीच में छोड़ दिया था, बाद में जो है छूट गया था उनसे, बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने संभाला। और डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी खूबसूरती से उस संविधान को इतना अच्छा संविधान बनाया। और सबसे महान बात यह है जो सैल्यूट करने वाली है कि अपना नाम तक नहीं लिखा। नहीं तो एक नाम लिखने में क्या जाता, संविधान सभा का नाम तो लिखते कि संविधान सभा में इतने सदस्य थे, और अपना नाम अध्यक्ष के तौर पे लिखते, क्रेडिट दे देते उनको, BN राव को या किसी को भी जिसको देना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, अपना कोई श्रेय नहीं लिया। आज हम सब लोग उनको संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं। तो बात यह है कि हमारा संविधान जो है वो संविधान ऐसा संविधान है कि भारत में संविधानवाद का सीधा अर्थ ये है कि एक बहुत ही आदर्श और बहुत ही उन्नत किस्म का राष्ट्रवाद, एक वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड एस्टीम्ड नेशनलिज्म is our constitutionalism, because our constitution provides everything which we need, all the fundamental rights, all the fundamental duties, all the duties of state, directive principles of state policy, and there are so many other rights which are given otherwise, other than part 3rd of Indian Constitution. पार्ट 3rd के अलावा भी कहीं, पार्ट 3rd का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट्स, लेकिन पार्ट 3rd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कई जगह पर बहुत से राइट्स दिए गए हैं और बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनमें ये वो सब दिया गया है जो जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि आप अगर पढ़ेंगे तो ये जितने भी 311 है, 300 है, 300, 311, ये तमाम सारे फंडामेंटल राइट जैसे ही हैं। 226 तो बिल्कुल ही 32 का रेप्लिका है, बिल्कुल स्टेट लेवल पर। अब अगर 226 और 32 नहीं पता है बेटा तो अभी कोई तैयारी तुम्हारी है नहीं, हमसे लिखवा लो इस बात को, है ना। ये मैं बता सकता था यहाँ पर, मैं नहीं बता रहा। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है देन यू आर नॉट ए सीरियस कैंडिडेट फॉर IAS एंड PCS। तो संविधानवाद जो है वो ऐसा कोई वाद नहीं है कि समाजवाद, पूंजीवाद और उदारवाद वगैरह। संविधानवाद का सीधा अर्थ है संविधान में विश्वास। अब संविधान में विश्वास, तो हमारा संविधान जो है विधि का शासन की बात करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। ये समझ लेना ध्यान से, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, जो विधि में लिखा है उसी का शासन चलेगा, उसके समक्ष सब बराबर हैं। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है कि जो विधि का शासन है, जो विधि बना दी गई है, उस विधि का पालन कैसे किया जाएगा उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। यानी विधि की निर्धारित प्रक्रिया, विहित प्रक्रिया, विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। डायसी की कंसेप्ट पढ़ लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की किताब आती है जय राम उपाध्याय की, सिलेबस में है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और पब्लिक एड के सिलेबस में है, और GS में भी इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इंटरव्यू में तो क्वेश्चनों की भरमार होती है इस पर। जय राम उपाध्याय, आलिया बुक डिपो या लॉ बुक हाउस इलाहाबाद के पब्लिकेशन में। फिलहाल मैं बताऊंगा नहीं, इस पर व्हाट्सएप ना करें मुझे, क्योंकि मुझे बड़े आराम से आपको मिल सकती है प्रशासनिक विधि हिंदी में, अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जय राम उपाध्याय। इतना कहने भर से लॉ बुक्स की दुकान पर ये किताब मिल जाएगी। मोटी सी किताब है, डरने की जरूरत नहीं है, काम की चीज़ें पढ़ लो। उसके अंदर प्रशासनिक विधि, डायसी की कंसेप्ट, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स पढ़ लो। इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ लो, प्रदत्त व्यवस्थापन पढ़ लो, बस छुट्टी, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं आगे, है ना। ये बात जरूर है, पैसे जाएंगे पूरी किताब के, वैसा तो है नहीं कि 5 पन्ने फाड़ के किताब, तो 20-25 पन्ने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं इसमें से। इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, यही टॉपिक्स जो हैं उससे पढ़ लो, जैसी श्रद्धा। तो ये जो संविधानवाद है वो विधि का शासन में विश्वास करता है। अगर हम उस देश के निवासी हैं जिसमें विधि का शासन चलता है, हमारे देश में चलता है, हमारे देश में किसी धर्म का शासन नहीं चलता। जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर जो है धर्म का शासन चलता है।
तो वहाँ का संविधानवाद नहीं है, उनके देशों में संविधानवाद नहीं है ना। जैसे तमाम सारे जो मिडिल ईस्ट के देश हैं जिनमें भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिसमें कि इस्लामिक लॉ चलता है, तो उसको हम विधि का शासन नहीं कहेंगे, इस्लामिक विधि का शासन या धार्मिक विधि का शासन कहेंगे। और इसी प्रकार से हम उसको संविधानवाद नहीं कहेंगे, क्योंकि संविधान है ही नहीं, उस तरह का संविधान नहीं है। हदीस और कुरान शरीफ के आधार पर जो शासन चलता है तो वो संविधान नहीं है, उसको हम धार्मिक विधि कहेंगे, रिलीजियस लॉ कहेंगे। अच्छे बुरे की बात नहीं है, जो है वो कहा जा रहा है। अच्छा है या बुरा है ये हमें जज नहीं करना चाहिए। किसी देश का शासन जिस तरह चलता है वो देश जाने, उसके नागरिक जाने। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो वो उसका विरोध करें, अगर उन्हें पसंद है वो उसमें रह रहे हैं। तो हम कौन होते हैं, दाल भात में मूसल चंद, है ना। तो हमें डीबीएमसी नहीं होना चाहिए, दाल भात में मूसल चंद। तो डीबीएमसी ज़रूरी है कि बिल्कुल ना हो हम लोग, यानी जजमेंटल ना हो किसी के लिए कि नहीं वो इस्लामिक कानून है तो हम उसकी आलोचना करने में घुस जाए और अपने हिंदू लॉ लगाने लगे यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं, हिंदू लॉ नहीं है। हिंदू लॉ का मतलब है मनुस्मृति, और उसका 50,000 लोग विरोध करने के लिए तत्काल खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ऐसी कोई बात करने से लाभ नहीं है। ये जो भाजपा बात करती है हिंदू राष्ट्र की, ये थ्योरेटिकली और थीमेटिकली गलत बात है। इसलिए गलत बात है कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द लिखा हुआ है, तो हम हिंदुत्व की बात या हिंदू राष्ट्र की बात कर ही नहीं सकते। ये तो उनके भक्त करते हैं, चमचे करते हैं, लेकिन प्रशासनिक पदों पर और मंत्री पदों पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस तरह की बात नहीं करता है। मंत्री लोग कभी कभी गड़बड़ कर भी देते हैं, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री जी ऐसी बात तो मेरे ख्याल से तो कभी नहीं करते हैं। ना पहले अटल बिहारी जी ने कभी बात की इस तरह की। ये बात अलग है, वीर सावरकर कहते रहे हों या नाथूराम गॉडसे कहते रहे हों, ये सब महात्मा लोग हैं, जो भी कहते रहे हों वो सब सही है अपनी जगह। आजकल तो अब इन्हीं को महात्मा कहा जाता है, तो वो ठीक है, वो जो भी कहें उनके भक्त हैं। लेकिन फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा हम संविधान के आधार पर नहीं कह सकते। तो ये प्रश्न का उत्तर है ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा संविधानवाद के विरुद्ध है, ये संविधानवाद के अंतर्गत आती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो बात ये है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि आप हिंदू विधि बनाएंगे। फिर हिंदू विधि का मतलब मनुस्मृति और शुक्र नीति सार या कामंडक नीति सार, इन किताबों के आधार पर विधि बनाएंगे। वैसे भी हिंदू सक्सेशन लॉ जो है वो मिताक्षरा और दाय भाग के आधार पर बना हुआ है। तो अगर मान लो मनुस्मृति के आधार पर हुआ तो मायावती का तो पूरा समूह और पूरे उनके फॉलोअर्स इसके विरुद्ध हो जाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। बीजेपी को अभी जो वोट मिलते हैं वो हिंदुओं के वोट मिलते हैं। हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा वर्ण सभी के वोट उनको मिलते हैं। इवन वो लोग मायावती से भी हटके और बीजेपी को वोट देने लगे हैं केवल हिंदुत्व के आधार पर। लेकिन अगर हिंदू लॉ की बात की जाए तो क्या दलित वर्ग बीजेपी को वोट देगा? नहीं देगा। इसलिए बीजेपी ये भूल कभी करेगी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है, कि वो हिंदू राष्ट्र की सीधे सीधे डायरेक्ट बात करे। हाँ, उनके चमचे और भक्त जो हैं आईटी सेल ये सब बातें उड़ाते रहते हैं, जिससे कि हिंदुओं में एक मूर्खतापूर्ण उन्माद फैलता रहे कि हम पाकिस्तान में भेज देंगे सारे मुसलमानों को और ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसी उल्टी सीधी बातें उड़ाते रहते हैं, जिससे कि कुछ मूर्ख किस्म के हिंदू प्रसन्न होते रहते हैं कि सारे मुसलमानों को अब तो पाकिस्तान भेजा जाएगा। एनआरसी और सीए के लिए यही बातें फैलाई गई, भक्तों ने ही फैलाई। लेकिन सच बात यह है कि ये सब नहीं संभव है। जो मुस्लिम यहाँ पैदा हुए हैं और अगर वो भगोड़े नहीं हैं, अगर वो गलत ढंग से शरणार्थी नहीं हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं हैं, तो मेरे वैसे विचार से उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। उन्हें कोई पाकिस्तान ठेल के नहीं भेज रहा, बिल्कुल भी। वो कोई शरणार्थी नहीं बनेंगे। मुझे 100% इस बात पर विश्वास है, 99.9 नहीं, 100%। कोई सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती जब तक इस संविधान बिल्कुल उलट पुलट न दें। ऐसा फिलहाल भारत में करना संभव नहीं है। कोई यहाँ कोई पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पर मिलिट्री कूपे होता है और वो सरकारें पलट दी जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर नहीं होना है। तो ये लोग, आप लोग हिंदुत्व की अवधारणा में मत आया करिए। ये एक फर्जी बात है, वोट लेने की बात है और कुछ नहीं है। इसमें देश के शासन में जो जिम्मेदार नेता है वो इस बात से सदैव बचते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदार पद पर हैं। वो कभी ये बातें नहीं कहना चाहते, लेकिन इन लोगों को दंडित भी नहीं करते, और करते भी हैं तो वो दंड भी ऐसा ही होता है जैसे अभी वो गांधी जी को गाली देने वाले को पकड़ लिया गया। और ये सब बेकार की बातें। ये बातें जो लोग कहते हैं, तो पार्टी का जो शीर्ष कमान है, आला कमान, वो अंदर अंदर तो बहुत प्रसन्न होता है कि ये बातें करने से उन्माद बढ़ता है, हिंदू मुस्लिम में खाई बढ़ती है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत बड़ा भेद बढ़ता। अरे कांग्रेस है ही कहाँ? कांग्रेस की इतनी चिंता करने की जरूरत क्या? वो तो खत्म है, वैसे भी खत्म है, खत्म होने लायक है। वो इस लायक थी, वो उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो उनसे डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें गांधी जी को कुछ कहना पड़े या नेहरू जी को कुछ कहना पड़े। अब कहने सुनने की बात से परे हो गए हैं लोग, जो हैं इनको मान ही नहीं रहे हैं कहीं भी नाम मात्र के लिए। वो तो नोटों पे छपे नहीं, गांधी जी को कोई भाव ना दे बिल्कुल।
तो इसलिए बेकार इनके पीछे पड़ने से कोई लाभ नहीं। लेकिन क्या होता है, जब किसी को गाली दी जाती है तो ध्रुवीकरण होता है, गाली देने वाले बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे मिलकर वोट दे देते हैं। बस ये कुल मिला के वोट की राजनीति चलती है। तो इन बातों में आप लोगों को, IAS एस्पिरेंट्स को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बस आज का वीडियो यहीं तक। जय हो। किसकी जय हो ये सोचते रहो।